नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा दसवीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इस चैप्टर का आज हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड परीक्षा है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जितने भी एमपी बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान, ठीक ना, इस अध्याय के जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये आपको पूरा देखने को मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है इस अध्याय का, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% जीवों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो इस प्रश्न को बड़े अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि आप बोर्ड परीक्षा में यदि क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमको उसका आंसर लिखना कैसे है, तो बड़े ही आराम से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ठीक ना, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% जीवों में है, मतलब एक लक्षण है लक्षण ए जो कि जीवों के 10% वाले भाग में है, और एक लक्षण है बी, ठीक है, तो एक लक्षण बी है जो कि 60% भाग वालों में है। तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो जाहिर सा बात है कि जो लक्षण सबसे ज्यादा होगा वही लक्षण सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए लक्षण भी पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि यह 60% है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण किसी समष्टि की जनसंख्या संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो आप इतना इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगा किसी भी जीव में तो उसका अस्तित्व कैसे बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे आप, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। कहने का मतलब है, देखिए हम अपने भारत देश का ही उदाहरण लेते हैं, तो देखिए हमारे भारत देश में हर प्रकार का मौसम होता है, ठंडी भी होता है, गर्मी भी होता है, बरसात में भी होता है। तो इसके आधार पर हमारे जो स्टेट हैं वहाँ हर प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। आप ठंडे प्रदेश में देखेंगे तो उनका जो रहन सहन है वो अलग होगा, आप मध्य वाले भाग में देखेंगे तो उनका रहन सहन अलग होगा, आप श्रीलंका साइड जो साउथ वाला भाग है उसमें देखेंगे उनका रहन सहन अलग है। लेकिन स्पीसीज तो एक ही है ना, इंसान का होमोसेपियंस है, होमो इसका क्या है, स्पीसीज है, तो स्पीसीज तो एक है लेकिन उनका जो डाइवर्सिटी है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो वो अपने वातावरण के अनुसार क्या हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं, वो एडाप्ट कर चुके हैं अपने वातावरण को। देखिए उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं की अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं, केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित रह पाते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जो ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो क्या है,
कि ठंड ज़्यादा पड़ेगा, ठीक ना, तो वो सब मर जाएंगे, लेकिन वो गर्मी को सहन करने में सक्षम है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो इतना आप लिखेंगे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी है। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों ये बार बार आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। आपका मेंडल के नियम से क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए, मेंडल के प्रयोग से ये क्वेश्चन है कि कैसे पता चला लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भाई मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता को आधार मानकर अपना नियम दिया था। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, तो उत्तर लिखेंगे, मेंडल ने पाया शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी लंबे पौधे थे, ठीक ना। लंबे पौधे क्यों थे, क्योंकि लंबा पौधा प्रभावी था और बौना पौधा अप्रभावी था। तो देखिए टी और टी से आप लंबा पौधा को डिकोड करेंगे और बौना पौधा को स्मॉल टी से, ठीक ना। जब इन दोनों के बीच में संकरण होगा तो सबसे पहले तो क्या आएगा, कैपिटल टी, इसके बाद स्मॉल टी। तो आपको स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी, तो दिखेगा क्या भाई, लंबा पौधा दिखेगा, कैपिटल टी दिखेगा, ठीक ना। तो ये आपका लक्षण कहां मिलता है, F1 पीढ़ी में। अर्थात 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन की लक्षण ही दिखाई देगा, ठीक ना। मतलब जो आपका प्रभावी लक्षण है वही केवल दिखाई देगा, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक ना। द्वितीय चरण में F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण करवाया तो पाया कि लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था। अर्थात F2 पीढ़ी में भी लंबे पौधे प्रभावी थे, परंतु बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले भी थे, ठीक ना। जब हम F2 पीढ़ी के साथ संकरण कराते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है, F2 पीढ़ी में क्या मिलता है भाई, देखिए ये दोनों मिक्स लक्षण दिख रहा है आपको, एक प्रभावी एक अप्रभावी। इन दोनों के बीच में सब जब संकरण कराया जाता है तो ये क्या है, टी टी लक्षण एक साथ आ जाता है, मतलब लंबा पौधा, और टी, ठीक ना। तो इसमें से देखिए एक अप्रभावी है एक प्रभावी, लेकिन जो पौधे में लक्षण दिखेगा हमेशा किसका दिखेगा, प्रभावी का दिखेगा। हाँ, जब दोनों अप्रभावी लक्षण होंगे तो ये पौधा क्या हो जाएगा, फिर बौना हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आपको नीचे क्या लिखना है, अर्थात मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इस प्रश्न से उत्तर लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन मेंडल के प्रयोग से ही है, ठीक है। तो मेंडल के प्रयोग से अगला क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप 3 स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक ना। तो ये भी मेंडल के प्रयोग से है नियम, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे इस प्रश्न का, मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब F1 पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण किया गया तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि कोई भी पौधा लंबा और बौना हो रहा है तो उसका आधार क्या है, वंशानुगत है, ठीक ना। तो ये चीज लिखना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है आपका रक्त समूह से, ब्लड ग्रुप से अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड ग्रुप से, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में देखिए ब्लड ग्रुप से कैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनेगा, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष
एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है, उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है, क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, उसके उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। कहने का मतलब है कि जब किसी का शादी हो रहा है तो उसमें जो पुरुष है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ठीक है, और जो महिला है, जो स्त्री है, उसका जो ब्लड ग्रुप है ओ है। तो उनका एक बेटी जन्म लेती है, ठीक है, शादी के बाद एक बेटी होती है, तो उसका रक्त समूह क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। अब इसमें यह पूछ रहा है कि इस कंडीशन में यदि पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है, महिला का ब्लड ग्रुप ओ है, और उनका जो बेटी होती है उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, सॉरी ओ है, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन मुख्य पूछ रहा है कि इनका जो बेटी है उसमें कौन सा प्रभावी लक्षण होगा, ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप ओ, ठीक ना। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यह सूचना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, इसका कारण कि भाई प्रभावी क्यों नहीं है। तो देखिए पहला इसका लिखना है यदि रक्त समूह ए प्रभावी हो तथा रक्त समूह ओ अप्रभावी, तब भी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ हो सकता है। कहने का मतलब यदि पुरुष का प्रभावी लक्षण है ए और महिला का अप्रभावी लक्षण है ओ, फिर भी उनसे उत्पन्न जो बेटी होगी उसका ब्लड समूह क्या होगा? ओ ही होगा। और दूसरा कारण क्या है? यदि रक्त वर्ग ए अप्रभावी परंतु रक्त वर्ग ओ प्रभावी हो, तब भी पुत्री का रक्त वर्ग ओ हो सकता है, ठीक ना। यदि पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या हो ए और महिला का ब्लड ग्रुप क्या हो ओ, तो भी जो बेटी होगी उनका, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो ये दो कारण आपको परीक्षा में लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अब यह बताना है कि एक बच्चा जन्म जब लेता है, ठीक ना, तो कैसे पता चलता है कि वो लड़की है या लड़का, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिला में जो गुणसूत्र होता है XX होता है, लेकिन पुरुष में गुणसूत्र XY होता है, और पुरुष का गुणसूत्र ही निर्धारित करता है कि कौन बच्चा पुरुष होगा और कौन बच्चा महिला होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए महिला का जो गुणसूत्र है वो तो ऑलरेडी XX है, ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता। पुरुष का कौन सा गुणसूत्र महिला के शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक ना, इससे पता चलेगा कि बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा। तो आगे आप लिखेंगे, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, तथा जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का होगा। कहने का मतलब है यदि निषेचन के समय महिला में Y गुणसूत्र जाएगा तो बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। और यदि X गुणसूत्र जाता है पुरुष का, ठीक ना, निषेचन के समय, तो वह बच्चा क्या होगा? लड़की होगी, ठीक ना। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, और सेम आपको ऐसा ही लिखना है। हाँ, और आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाना पड़ेगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले तो एक तरफ लिख लेना है शुक्राणु नर से, और एक तरफ लिख लेना है मादा से, ठीक ना। तो देखिए जो नर होता है उसमें क्या होता है? XY, आप सभी लोग जानते हैं, और मादा में क्या होता है? XX, ठीक ना। इसके बीच में क्या करा देना है? संकरण करा देना है।
संकरण, ठीक ना, इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ऐसे संकरण करा देना है। तो देखिए जिसमें एक्स एक्स आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, मादा लड़की, ठीक ना, और जिसमें एक्स वाई आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, लड़का। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाना है, तभी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लास्ट में लिख देना है, अतः नर तथा मादा उत्पन्न होने की संभावनाएं 1:1 होता है। मतलब 50-50 चांस होते हैं कि जो बच्चा होगा वो 50% लड़की होगी और 50% लड़का होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। यह क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछ रहा है वे कौन सा विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। कहने का मतलब कोई जीव है तो उनका एक समूह है, तो उस समूह में वो कौन सा लक्षण है जिससे उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, देखिए, निम्नलिखित तरीकों द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों के समष्टि में बढ़ सकती है। तो इतना आप लिखेंगे, पहले हेडलाइन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे प्राकृतिक चयन, यह पहला कारण है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में आप क्या लिखेंगे, प्रकृति द्वारा लाभप्रद विविधताओं वाली समष्टि को सतत बनाए रखना प्राकृतिक चयन कहलाता है। वे लक्षण जो किसी व्यष्टि जीव के उत्तरजीविता तथा प्रजनन में लाभदायक होती है, अगली पीढ़ी संतति में हस्तांतरित हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो लक्षण माता पिता में होंगे वो जैसे ही अगली पीढ़ी बनेगा उनका, तो उसमें वो लक्षण अच्छे से दिखाई नहीं देगा, परंतु जिनसे कोई लाभ नहीं होता वे लक्षण संतति में नहीं जाते, ठीक ना। यदि अगले पीढ़ी में वातावरण के अनुसार संतान को माता पिता के लक्षण से बच्चे को लाभ नहीं होगा तो माता पिता से बच्चे में वो लक्षण नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल श्रृंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को कौवे नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि एक मैदान है, ठीक ना, पारिस्थितिक तंत्र का, उसमें क्या है, कौवा है और बहुत से क्या है भाई, लाल श्रृंग है, मतलब लाल रंग के कीड़े मकोड़े हैं, और बहुत सारे क्या है, भृंग है, जिनका रंग कैसा है, हरा रंग है। तो जो भृंग है वो हरा रंग के कारण पत्तियों में तो छुप जाते हैं तो कौवा को दिखाई नहीं पड़ता, तो इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो लाल श्रृंग है, जो लाल रंग के कीड़े हैं, उनकी संख्या घटेगी। क्यों, क्योंकि कौवा केवल लाल रंग के कीड़ों को मार मार के खा रही है, ठीक ना। तो ये आपको उदाहरण लिखना है नेचुरल सिलेक्शन का। अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला पॉइंट है अनुवांशिक विचलन। तो अनुवांशिक विचलन में आपको क्या लिखना है, तो देखिए, कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी समष्टि के ज्यादातर जीव मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीन सीमित रह जाते हैं, इसके कारण उस समष्टि का रूप बदल जाता है तथा उनकी संतति में केवल जीवित सदस्यों के लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे अनुवांशिक विचलन कहा जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है जीवों के बीच में कि जीव के ज्यादातर संख्या मर जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हर साल वहां के 80% कंगारू मर जाते हैं, केवल 20% कंगारू ही बचते हैं। लेकिन जैसे बरसात आता है तो बहुत जल्दी से उनकी संख्या फिर से 100% हो जाती है। तो सेम ये किसका उदाहरण हो गया, अनुवांशिक विचलन का। जैसे महामारी तथा परभक्षण आदि की स्थिति, ठीक ना। तो ये आपको उदाहरण भी देना है। अगला पॉइंट है विभिन्नताएं एवं अनुकूलन। तो विभिन्नताएं एवं अनुकूलन में क्या लिखेंगे भाई,
विभिन्नताएं एवं अनुकूलता पर्यावरण में जीवों की उत्तरजीविता कायम रखने में सहायक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखेंगे? तो अगला प्रश्न है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है सीधा सा कि कोई भी जीव है तो उसका जो बाह्य लक्षण दिखते हैं, अलग से लक्षण, उपार्जित लक्षण, वो अगले पीढ़ी में नहीं जाता है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे? केवल वे ही लक्षण वंशानुगत होते हैं जो जनन कोशिकाओं के डीएनए द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो माँ बाप हैं उनका जो लक्षण वही जाएगा बच्चों में जो कि डीएनए में संग्रहित हैं। ठीक है, उपार्जित लक्षण का जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जाते हैं। ठीक ना, कहने का मतलब है यदि कोई पिता है या माता है, ठीक ना, वो मान लो विकलांग है, ठीक ना, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी विकलांग हो। यही समझाना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से एनसीईआरटी। ठीक ना, तो इतना आपको लिखना है, 3 लाइन का उत्तर है, जल्दी से आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? कहने का मतलब है कि आनुवंशिकता की दृष्टि से बाघों की संख्या में क्यों कमी हो रही है और ये चिंता का विषय क्यों है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही सरल है। देखिए क्या लिखेंगे? बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यदि बाघ विलुप्त हो गए तो इसके स्पीसीज का जीन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तथा बाघों के स्पीसीज को पुनः वापस ला पाना असंभव है। हमारी अगली पीढ़ी बाघ को नहीं देख पाएगी। ठीक ना, तो इसलिए चिंता का विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में बाघों की संख्या बहुत तेजी से घटते जा रहा है, जिसके लिए सन 1972 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक ना, जिसमें बाघों का संग्रहण शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं? मतलब वो कारण बताना है जिससे एक नया जीव का उत्पत्ति होता है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक कारक निम्न है। कौन सा कारक है? तो पहला, जीन प्रवाह का स्तर कम होना। बिल्कुल सही भाई, जीन का प्रवाह नहीं होगा तो उस जीव का वही लक्षण नहीं आएगा। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन भी बिल्कुल सही कारण है। अगला है विभिन्नताएं, डाइवर्सिटी, भौगोलिक पृथक्करण के कारण जनन पृथक्करण, आनुवंशिक विचलन। ठीक ना, और भौगोलिक पृथक्करण के कारण जनन पृथक्करण, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे घोड़े और गधे के बीच में संकरण होता है तो किसका जन्म होता है? खच्चर का जन्म होता है। तो ये आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों? ये दोनों आपको फंसा के रखा है ये क्वेश्चन। ठीक ना, मतलब एक स्वपरागित पौधा है जिसका स्पीशीज से कोई जाति का उद्भव, मतलब नया जीव बन सकता है, तो हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं बन सकता। भाई एक ही जाति का पौधा में परागण होगा तो बार बार तो वही जाति उत्पन्न होगा ना, दूसरा जाति कैसे उत्पन्न होगा? तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो इसका कारण आपको क्या लिखना है? भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है क्योंकि ये पौधे
दूसरे पौधों पर आगे जनन प्रक्रिया के लिए निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इस प्रश्न में भी सेम प्रश्न के जैसा आपको फंसाया है। ये कह रहा है कि कोई भी पौधा है, ठीक ना, उसको आप दूसरे वातावरण में ले गए, भौगोलिक पृथक्करण में ले गए, तो उसमें एक नया जीव उत्पन्न होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मतलब आपका कान ये क्वेश्चन दोनों तरफ से पकड़ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन करेगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, वातावरण अलग है, लैंगिक जनन हो नहीं रहा है, पौधा एक ही है, तो क्या आप ठंडे मौसम से उस पौधे का बीज गर्म मौसम में ले जाकर लगाएंगे तो क्या एक नया पौधा उत्पन्न होगा? तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसका कारण क्या लिखेंगे आप? क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए एक नया जीव उत्पन्न नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत घुमा फिरा के पूछा है आपसे, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यदि आ गए तब तो आप फंस जाएंगे। ठीक ना? देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए। अभिलक्षणों मतलब लक्षण, उस लक्षण का उदाहरण देना है जिनका हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण करने के लिए करते हैं। मतलब दो स्पीशीज है, जो दो जाति है, उसके विकास के लिए क्या करेंगे भाई? निर्धारण करेंगे, तो वो लक्षण बताना है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? समजात अंगों की उपस्थिति से हमें दो स्पीशीज के सदस्यों में विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। ठीक ना? समजात अंग ध्यान रखिएगा। उदाहरण है पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर की तरह स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। सभी में पैरों की आधारभूत संरचना एक समान होती है, परंतु कार्यों में भिन्न होती है। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। ये अभिलक्षण इंगित करते हैं कि वे समान जनक के वंशानुगत हुए हैं। ठीक ना? दो स्पीशीज जल, जैसे पक्षी है, सरीसृप है, जल स्तर है, ठीक ना, तो उसी प्रकार स्तनधारियों के भी 4 पैर होते हैं। और 4 पैर होने के कारण ये क्या है? सभी समजात अंग है। और समजात अंग क्या दर्शाता है? कि ये सभी का जो जनक है वो एक समान हुए होंगे। ठीक ना? कहने का मतलब है चाहे पक्षी हो, सरीसृप हो, जल स्थलचर हो, चाहे स्तनधारी हो, सभी का जो जनक है वो एक ही रहा होगा। ठीक है? तो ये प्रश्न है आपका और उसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? और कहा जा सकता है तो क्यों कहा जा सकता है, और नहीं कहा जा सकता है तो क्यों नहीं कहा जा सकता है? यह आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं कह सकते भाई। एक तितली का पंख और एक चमगादड़ के पंख को समजात अंग बिल्कुल नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, इसका आप कारण क्या देंगे? वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। लेकिन तितली और चमगादड़ के पंखों की आधारभूत संरचना अलग है, परंतु यह कार्य में एक समान है, इसलिए इन्हें समरूप अंग कहेंगे, समजात अंग नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, तितली का पंख और चमगादड़ का पंख क्या है? समरूप अंग है। ठीक ना? समजात अंग नहीं है। तो ये आपका कारण हो गया।
तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विकास में क्या दर्शाते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए जीवाश्म क्या है, आपसे फॉसिल पूछ रहा है कि क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, मतलब जीवाश्म क्या बताते हैं जैव विकास के बारे में, ये आपको बताना है। तो उत्तर बिल्कुल सिंपल आप लिखेंगे, कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग भूपटल की कठोर सतहों के बीच दब जाती है, जिसके कारण उनका अपघटन नहीं होता है तथा वे परिरक्षित रूप में मिलती हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास के लिए एक प्रमाण प्रदान करता है जो इसे समझने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिस एक पक्षी जीवाश्म जो पक्षी की जगह दिखते हैं, परंतु इसमें अनेक ऐसे लक्षण हैं जो सरीसृप में पाए जाते हैं। इस तरह यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच एक जैव संबंध की कड़ी स्थापित करता है तथा प्रमाणित करते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित है। आप देखे होंगे कि जो आर्कियोप्टेरिस पक्षी है, ठीक ना, तो उसका पंख आप ऐसे देखेंगे, ठीक ना, और उसका पूंछ देखेंगे, जैसे गिरगिट का पूंछ होता है ना, वैसे पूंछ, और इसका जो चोंच होगा तो चोंच में आपको दांत नजर आएंगे, ठीक ना, जबकि जो पक्षी होते हैं पक्षी के दांत नहीं होते, इसीलिए आर्कियोप्टेरिस को पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी माना गया है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर रहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। कहने का मतलब है, अब देखिए रूस के लोगों को देखेंगे तो बिल्कुल सफेद दिखेंगे, चाइना के लोग को देखेंगे तो बिल्कुल लाल दिखाई देंगे, और भारत के लोगों को देखेंगे तो बिल्कुल गेहुआ कलर का दिखाई देंगे, और श्रीलंका के लोगों को देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देंगे। तो ये आकार, रंग, रूप अलग अलग हैं सभी मानव का, लेकिन इनका जाति एक ही है। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। आधुनिक मानव स्पीशीज होमोसेपियंस का उद्भव अफ्रीका में हुआ, ठीक है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए। वे अलग अलग देश के वातावरण में फैल गए, जिसके कारण उनका आकार, आकृति, रंग रूप भिन्न हो गए। इन गतिविधियों के बावजूद वे परस्पर सफल लैंगिक जनन करने में समर्थ हैं तथा बच्चा पैदा कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन्हें एक स्पीशीज के सदस्य कहा जाता है, ठीक ना। कारण क्या है कि इसमें आपको बताना है कि जो होमोसेपियंस है उसका जो उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ अफ्रीका में हुआ, लेकिन कुछ हजार वर्ष पहले क्या हो गए, सभी मानव सभी देशों में फैल गए, और जब सभी देशों में फैल गए तो इनका जो लैंगिक प्रजनन हुआ तो सभी के साथ हुआ, तो इससे बच्चा पैदा हुए, और जब बच्चा पैदा करने में ये समर्थ हैं तो इसको कहा जा सकता है कि सभी मानव एक ही जाति के हैं, एक ही स्पीशीज के हैं। तो इतना आपको उत्तर लिखना है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यह 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यदि यह क्वेश्चन आता है तो बोर्ड एग्जाम में। देखिए विकास के आधार पर आप क्या बता सकते हैं कि जीवाणु है, मकड़ी है, मछली है तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। कहने का मतलब कि जो जीवाणु है, मकड़ी है, मछली है, चिंपैंजी है, तो इनमें सबसे अच्छा जो शरीर है किसका है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, देखिए
जैव विकास में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि समय के साथ साथ उसके शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि होती है। इस आधार पर चिंपैंजी का शरीर अभिकल्प उत्तम प्रतीत होता है। देखिए, आपको सबसे उत्तम किसको बताना है? जिसका शरीर सबसे कठिन हो, ठीक ना, जिसकी शरीर का संरचना सबसे अलग हो, तो उसको आपको उत्तम बताना है। परंतु प्रतिकूल एवं अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उत्तरजीविता की दृष्टि से सरल अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि जटिल शरीर अभिकल्प वाले जीव जैव विकासीय दृष्टि से सरल शारीरिक अभिकल्प वाले जीवों से उत्तम हो, क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। तो ये आपको इतना उत्तर लिखना है 4 नंबर के क्वेश्चन में। अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके जो पाठ होते हैं तो पाठ के पीछे साइड दिए होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, मेंडल के नियम से ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। कहने का मतलब कि मटर का पौधा लंबा था और कौन से कलर का था? बैंगनी कलर का था, ठीक है। और दूसरा क्या था भाई? एक तरफ बौना था और एक तरफ व्हाइट था, मतलब सफेद था। तो इसमें से कौन सा पौधा रहा होगा जिससे पौधा का रचना होता है लंबा पौधा? तो इसमें ऑप्शन है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ऑप्शन बी है कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रभावी लक्षण है। तीसरा जोड़ी जो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसमें स्मॉल टी आता है तो ये भी क्या है भाई? अप्रभावी लक्षण है। हाँ, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू भी अप्रभावी लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक ना। तो इसमें जो लक्षण दिखाई दे रहा है हमको तो लगता है कि ऑप्शन सी होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंबा पौधा बनेगा लेकिन उसका फूल का कलर क्या होगा? बैंगनी ही होगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण देखिए कौन सा है भाई? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ठीक ना, मतलब कुत्ते का आगे का पांव और हमारा हाथ, क्या ये समजात अंग है? हमारे दांत तथा हाथी के दांत, क्या ये समजात अंग है? आलू एवं घास के ऊपर भूस्थायी, तो क्या ये समजात अंग है? तो बिल्कुल तीनों समजात अंग हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिससे हम मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर सी है मकड़ी और ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? तो बिल्कुल चीन के विद्यार्थियों से। भाई चीन का विद्यार्थी हो चाहे भारत का विद्यार्थी हो, ठीक ना, पढ़ेगा तो एक ही जैसे। तो ऑप्शन नंबर ए चीन का विद्यार्थी, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। अब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है, ठीक है, देखिएगा। यदि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए,
एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंगों की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। मतलब जिन बच्चों का आंखों का रंग हल्का है तो उसके माता पिता के आंखों का रंग हल्का होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग को लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि जैसे माता पिता के आंखों का रंग हल्का है और उससे जो बच्चे हुए तो उसके आंखों का रंग भी हल्का है, तो हम इस लक्षण को कैसे कहेंगे कि ये प्रभावी है अथवा अप्रभावी? ये आपको बताना है। तो आंखों का हल्का रंग, ठीक ना, ये दोनों लक्षण प्रभावी या अप्रभावी बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक ना। हो सकता है कि जो माता पिता हैं उन दोनों के लक्षण, जो आंख का लक्षण है वो बिल्कुल नीला हो, ठीक ना, और बच्चे का जो आंख का रंग है वो क्या हो जाए, भूरा हो जाए, तो ये लक्षण आ सकते हैं। तो ये लक्षण ना तो प्रभावी है ना तो अप्रभावी है, इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक ना। तो इसका कारण क्या बताएंगे? अब क्योंकि आप विज्ञान में उत्तर लिख रहे हैं तो इसका कारण भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता ना हो। ऐसा भी संभव है कि जिनके माता पिता में दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंखों के हो, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति दोनों जनकों में वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन अप्रभावी हो, अतः केवल अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल पक्के नहीं होंगे कि प्रभावी होगा या अप्रभावी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित हैं? भाई, जैव विकास का एक प्रकार से आप अध्ययन कर रहे हैं और एक तरफ क्लासिफिकेशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो दोनों आपस में संबंधित कैसे हैं? कहने का मतलब जैव विकास और वर्गीकरण में संबंध बताना है आपको, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? विभिन्न जीवों के बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण करते हैं। दो स्पीशीज के बीच जिनके अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ है। तो ये इसका उत्तर है, तो आप इतना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। आपको इसमें समजात अंग भी बताना है, होमोलोगस ऑर्गन्स भी बताना है, ठीक ना, और एनालॉगस ऑर्गन्स भी बताना है। दोनों प्रकार के अंग बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स को देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। समजात अंग ऐसे अंग को कहेंगे जिनका संरचना एक जैसे होगा लेकिन काम अलग अलग होगा, तो उसको क्या कहेंगे भाई? समजात अंग कहेंगे। उदाहरण भी देखो, जैसे मेढक, पक्षी एवं मनुष्य के अग्रपादों में अस्थियों की समान आधारभूत संरचना होती है परंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई? समरूप अंग, ठीक ना। ऐसे अंग जो होते हैं, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब समरूप अंग को बताएंगे एनालॉगस ऑर्गन्स को। तो एनालॉगस ऑर्गन्स को कैसे बताएंगे? ऐसे अंग जो एक समान कार्य संपन्न करते हैं परंतु संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। मतलब समरूप अंग ऐसे होते हैं जिनका कार्य तो एक ही होता है लेकिन इनका संरचना अलग होता है, तो उसको समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, ठीक ना, दोनों उड़ने का काम करता है लेकिन इनका संरचना क्या होता है? अलग अलग। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग याद करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। वैसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, तो इसका उत्तर देख लीजिए लिखना कैसे है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, और प्रोजेक्ट आप ड्राइंग में बना सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए, एक कुत्ते का प्रभावी रंग। हाँ, तो जो प्रभावी रंग है, तो प्रभावी रंग में देखिए, इसको यदि ज्ञात करना है तो आपको एक मेल डॉग लेना पड़ेगा, एक फीमेल डॉग लेना पड़ेगा। तो एक साइड आपको दर्शा लेना है भाई नर कुत्ता, और एक तरफ दर्शा लेना है मादा कुत्ता, और दोनों के बीच में क्या करा देना है, संकरण करा देना है, संकरण। और जब संकरण होगा तो पहली पीढ़ी में कौन सा कुत्ता प्राप्त होगा, तो यदि सफेद रंग का कुत्ता में प्रभावी लक्षण था तो सफेद रंग के कुत्ते ही प्राप्त होंगे। ठीक ना। हाँ, और फिर F1 पीढ़ी से जब आप संकरण कराएंगे, F1 पीढ़ी से संकरण कराएंगे एक नए लक्षण का, तब क्या बनेगा। देखिए, अब दोहरा लक्षण का क्या करा रहे हैं भाई, संकरण करा रहे हैं। तो दोहरे लक्षण का संकरण कराएंगे तो देखिए, एक तरफ आप फिर से मादा लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे भाई, नर लेंगे। अब इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे तो देखिए, F2 पीढ़ी में क्या मिलेगा, एक तो WW ये प्रभावी लक्षण, W और स्मॉल w ये भी प्रभावी लक्षण, W और स्मॉल w ये भी प्रभावी लक्षण। लेकिन जो स्मॉल w और स्मॉल w आप देख रहे हैं, ये अप्रभावी लक्षण है। मतलब ये जो 1% चांस है कि जो कुत्ता है वो काली रंग का पैदा हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप क्या बनेगा, 3:1। ठीक ना। तो इतना आपको इसका उत्तर लिखना है। तो प्रभावी रंग क्या है, सफेद है, और अप्रभावी रंग क्या है, काला है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। मतलब विकासीय संबंध स्थापित करने में, जैसे अपन अनुमान लगाते हैं ना कि हमारे पूर्वज क्या रहे होंगे, वन मानुष, मतलब होमोसेपियन से पहले का जो भी प्रजाति है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, मतलब जो फॉसिल्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म के निम्नलिखित महत्व हैं। तो पहला पॉइंट आप बनाएंगे, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे, पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किस जीव का उद्भव पहले तथा किसका बाद में हुआ होगा। ठीक ना। जो जीवाश्म है वो क्या बताते हैं कि भाई कौन सा जीव का जन्म पहले हुआ होगा और कौन से जीव का जन्म बाद में हुआ होगा। फॉसिल डेटिंग विधि से जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है तथा जीव के समय का पता चलता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जीवाश्म से फॉसिल डेटिंग होता है, ठीक है ना, उससे ये पता चल जाता है कि किस जीव का जन्म किस समय हुआ होगा। अगला पॉइंट है, देखिए, जीवाश्म आर्कियोप्टेरिस दो भिन्न प्रकार के स्पीसीज के बीच एक कड़ी दर्शाते हैं। देखना, अब देखिए, बहुत साल पहले एक जीवाश्म मिला था वैज्ञानिकों को, जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिस। ठीक ना, जो क्या था, पक्षी और रेप्टाइल्स के बीच संबंध स्थापित कर रहा था। अगला पॉइंट देखिए, जीवाश्मों से जीवों और उनके पूर्वजों के बीच विकासीय विशेषकों को स्थापित करने में सहायता मिलती है। मतलब जो जीवाश्म है, तो जैसे जीव है और उनके जो पूर्वज थे, उनके बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करने में सहायता करता है। तो इसीलिए जीवाश्म विकासीय संबंध में स्थापित करना में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। ठीक ना। तो ये 4 पॉइंट हैं, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। ठीक ना। अब देखिए, पहले क्या था, पहले के लोग का कहना है कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो भगवान ने किया। ठीक ना। कुछ जीव उनके पैर से निकले, कुछ जीव उनके सिर से निकले, कुछ जीव उनके जो शरीर का बीच भाग है, जैसे सीना है, पेट है, उनसे निकले। लेकिन विज्ञान इन
कथनों को बिल्कुल झूठा मानता है, ठीक ना। जो विज्ञान है, विज्ञान कहता है कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुआ है, ठीक है। तो अजैविक पदार्थों से कैसे हुआ, हम ये कैसे कह सकते हैं, तो ये आपका प्रश्न रहा। और उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए, स्टेनले, एल मिलर एवं हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण को निर्मित किया गया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था, जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली का एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए, जिससे प्रोटीन के अणुओं का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन जीवन का आधार है, अतः हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुआ है, अकार्बनिक पदार्थों से हुआ है। तो ये आपको 4-5 लाइन लिख के और समझाना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो ये है कि भाई अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह लैंगिक प्रजनन वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगा। हाँ, बिल्कुल सही है कि भी भाई जो लैंगिक जनन है तो उनमें जो विभिन्नताएं हैं वो अधिक स्थायी रहता है, लेकिन अलैंगिक जनन में नहीं। अब भाई अलैंगिक जनन में आप क्या बनाएंगे, बिही का कॉलम लगाएंगे तो बिही न फरेगा, आम का कॉलम लगाएंगे तो आम ही न फरेगा, नींबू का कॉलम लगाएंगे तो नींबू न फरेगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल परिवर्तन होगा ही नहीं, डाइवर्सिटी होगा ही नहीं। लेकिन वहीं लैंगिक जनन में देख लीजिए, हो सकता है कि माता पिता बिल्कुल गोरे गोरे हों और जो बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल काला हो जाए, ऐसा संभव है। मतलब डाइवर्सिटी बिल्कुल संभव है, ठीक ना। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक से डीएनए प्रतिकृति होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके कारण उनमें बहुत अधिक समानताएं होती हैं। जैसे गन्ने के पौधे में, इनमें थोड़ी बहुत विभिन्नताएं प्रतिकृति बनने के दौरान गलतियों के कारण होती है, जो बहुत कम होती है। परंतु लैंगिक जनन में यहां सुधार लीजिएगा, जनन में 2 जनक युग्मकों से प्राप्त हुए डीएनए का संलयन होता है, जिसके कारण संतति में बहुत अधिक विभिन्नताएं आ जाती है। विभिन्नताओं का प्राकृतिक चयन होता है। अनुकूलक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होती रहती है, ठीक है, तथा एक नई प्रजाति के रूप में विकसित होती है। अतः स्पष्ट है ये विभिन्नता वंशानुगत होती है तथा जैव विकास को प्रभावित करती है। तो इतने 5-6 लाइन में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख के समझाना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न देखिए, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। मतलब कोई भी बच्चा पैदा करना है तो उसमें नर और मादा, मतलब माता और पिता दोनों का साझेदारी बराबर होता है। तो इसको सुनिश्चित करना है, इसको बताना है कि कैसे, ठीक ना, यह प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, बस 2-4 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। लैंगिक जनन क्रिया में क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भागों में बढ़ जाते हैं, और जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज में आधे गुणसूत्र पिता से
और आधे गुणसूत्र मादा से आकर आपस में संयोजित होते हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। लेकिन जैसे जाइगोट का निर्माण होता है तो 46 का जो 23 गुणसूत्र है वो माता का होता है और जो 23 गुणसूत्र होता है वो पिता का होता है। तो इसी बात को आप अपने उत्तर में लिखेंगे, अर्थात नर से 23 गुणसूत्र तथा मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर संतति में 46 गुणसूत्र होते हैं तथा बराबरी की भागीदारी होती है। यही कारण है कि प्रत्येक पीढ़ी के लक्षणों में विभिन्नताएं आती रहती हैं। तो इतने 2-4 लाइन में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख के समझा देना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? अब इस प्रकार का प्रश्न यदि आ गया बोर्ड एग्जाम में तो आपसे धोखा हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत घुमावदार होते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एक जीव के लिए उपयोगी है, मतलब वो डायवर्सिटी जो एक ही व्यष्टि के लिए, एक ही जीव के लिए क्या है? उपयोगी है, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है, लेकिन जो समूह है उसमें भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अब आपको इसमें सहमति जताना है, और ऐसा यदि है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, यह भी आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल है। आप बस 2-4 लाइन में इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल है भाई। देखिए जो विभिन्नताएं हैं, तो विभिन्नताएं तो एक जीव में है, तो एक जीव में विभिन्नता है तो वो किसी भी समूह में क्या हो सकता है? सम्मिलित हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आपको कारण भी बताना है। वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है, उत्तरजीविता में लाभ वाली विभिन्नताओं का एक ही प्राकृतिक चयन होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में केवल एक ही भृंगु थे। कौवे हरी पत्ती में हरे भृंगु को नहीं देख पाते हैं, अतः इन्हें नहीं खा पाते हैं, जिससे भृंगों के समष्टि में लाल भृंगों के समष्टि की अपेक्षा भूरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। अर्थात लाल भृंग तथा नीले भृंग की तुलना में हरे भृंग के उत्तरजीविता के लिए लाभ है। ठीक ना? तो आपको इतना इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, बस छोटा सा प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका ये अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम था आनुवंशिकता एवं जैव विकास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय का प्रश्न उत्तर लेकर आपके लिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल को क्या करना है भाई? सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नोत्तरी के साथ, नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।